नंबर हमारा ये पेपर है मई जून 2020 का 12 है वेरिएंट हमारा। 2020 और 12 वेरिएंट है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसमें पार्ट 1 हम कर चुके हैं। 20 MCQs कर लिए थे हमने। 21 से हम स्टार्ट में है वो करने जा रहे हैं। 21 MCQs को हम देखते हैं। क्या कहता है, बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बजटेड ओवरहेड्स आपको दिए हुए 20,000 के। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए 2,000 के। डायरेक्ट लेबर रेट दिया हुआ 20 पर आवर। और अ जॉब यूज मटेरियल कॉस्टिंग $45 and 6 hours of direct labor. Overheads are charged on the basis of direct labor hours used. What was the cost of the job before adding any profit? यानी बेसिकली प्रॉफिट पूछ रहे हैं। ये हमारा क्या है, जॉब की टोटल कॉस्ट कितनी होगी ये पूछ रहा है प्रॉफिट से पहले की। ठीक है जी। तो प्रॉफिट से पहले की कॉस्ट हम फाइंड कर लेते हैं और हम निकालते हैं इसका कि हम किस तरीके से इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं अभी। तो ये कहता है आपको कि आपने जो डायरेक्ट मटेरियल यानी कॉस्ट क्या होती है बेटा, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स को बेटा आप ऐड कर देंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स को आप ऐड कर दें तो आपकी ऑटोमेटिकली टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाती है। तो इसमें हमें डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी दिया है। डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना है अगर हम देखें तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना 45। तो हम कर लेते हैं ऐड। देखिए मैं कैसे ऐड करता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल 45 है। डायरेक्ट लेबर कितना आएगा बेटा, 6 आवर्स है ना। 6 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 20। तो रेट उसका 20 है ना। 6 इंटू 1, 6 इंटू 20 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 120। अब ओवरहेड कॉस्ट वो कहते हैं, ओवरहेड कॉस्ट जो है आप चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओवरहेड कॉस्ट भी चार्ज हो रही है डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से। अब हमें उसके लिए रेट निकालना पड़ेगा, बजटेड ओवरहेड्स ओ आर निकालना पड़ेगा आपको। ओ आर हमारा क्या होता है बेटा, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। यानी 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000। तो आपके पास ओ आर आंसर आ जाएगा जो कितना आएगा आपका 10। ओवरहेड रेट आपको कितना आ जाएगा $10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ओवरहेड रेट हमने निकाल लिया, वो आपका आ जाएगा $10 पर डायरेक्ट लेबर आवर। कैसे, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स हम करेंगे तो आपका रेट जो है वो निकल आएगा। 1 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ आर निकालना पड़ेगा आपको। वो कैसे निकालेंगे, बजट ओवरहेड कॉस्ट 20,000 है डिवाइड बाय बजट आवर हमारे 2,000 है तो आपके पास ओ आर आ जाएगा 10। यानी 10 पर डायरेक्ट लेबर आवर ओवरहेड कॉस्ट रखती है आप। अब वो कहते हैं ओवरहेड चार्ज करते हैं आप आवर्स के हिसाब से। तो आवर कितने यूज हो रहे हैं हमारे, 6। हाँ हाँ ठीक है, उस जॉब पे पर्टिकुलर आवर कितने यूज हो रहे हैं 6। 6 इंटू 10 ओवरहेड कितना आ जाएगा आपका 60 का। 6 इंटू 10 आप करेंगे तो ओवरहेड आपके कितने आ जाएंगे जी 60 के। टोटल कर लेंगे इसका तो आपके पास जॉब ऑर्डर 225 आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो डी आपका आंसर है। 225 इज गोइंग टू बी द आंसर। और वो हमने फाइंड कर लिया विच इज 225। प्रॉफिट तो उसने पूछा नहीं था, कॉस्ट ही पूछी थी, वो हमने फाइंड कर लिया। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट करते हैं जी 22 में, बिजनेस हैज प्रोड्यूस द एस्टिमेटेड एस्टिमेट्स ऑफ लेबर कॉस्ट फॉर नेक्स्ट मंथ। लेबर कॉस्ट के एस्टिमेट हमें नेक्स्ट मंथ के उसने बताए हैं हमारे कितने हैं। और वो कहता है जी कि यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हुए 600, 800, 1100। टोटल लेबर कॉस्ट भी दी हुई है। व्हाट इज द मंथली फिक्स लेबर कॉस्ट। बेटा ये सवाल फिर वही आ गया हमारा, कौन सा, हाई एंड लो पॉइंट मेथड। तो कोई से 2 पॉइंट लेकर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, कॉस्ट आ जाएगी हमारी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और इधर हमारे क्या आ जाएंगे जी, यूनिट्स आ जाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी लो पॉइंट। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा जी, हाई पॉइंट। लो पॉइंट कितना है जी हमारा 5690। यूनिट्स पर व्यू 600 है, 5690। और यूनिट्स प्रोड्यूस हमारे कितने हैं 600। ठीक है जी। और उसके बाद हाई पॉइंट हमारा कितना है 6170। और यूनिट्स प्रोड्यूस हमारे कितने हैं 800। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जी। कैसे, चेंज इन कॉस्ट
डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। देखिए चेंज इन कॉस्ट कितनी है, चेंज इन यूनिट्स हमारे कितने बेटा 200 है, और चेंज इन कॉस्ट कितनी है वो निकालें, डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट भी माइनस करेंगे ना, 5690 माइनस 6170, डिफरेंस ही लेना होता है 480। तो आपका आ जाएगा जी वेरिएबल ओवरहेड रेट, वेरिएबल ओवरहेड रेट हमारा कितना है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, कितना आ जाएगा जी 480 डिवाइडेड बाय 220 जी, ओ सॉरी 480 डिवाइडेड बाय 200, 2.4 आपका वेरिएबल ओवरहेड का रेट आ गया। अब हम दोनों में से कोई भी एक पॉइंट, चाहे वो लो पॉइंट यूज करें चाहे हाई पॉइंट यूज करें, एक ही बात, कोई भी पॉइंट यूज करके हम फिक्स कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हम जो है वो निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट अंडर 600 यूनिट्स, ये हमारी कितनी है जी, 600 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है 5690, इसमें से लेस कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, आपकी बाकी जो आएगी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी 600 यूनिट्स है, और एक का रेट जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 2.4 आपके पास आ जाएगी जी 1440, इसका डिफरेंस ले लेंगे, यानी 5690 में से माइनस कर दें 1440, 4250 आपकी आ जाएगी फिक्स कॉस्ट। हमने निकाली बाय यूजिंग हाई एंड लो पॉइंट मेथड, हमने अपनी फिक्स कॉस्ट जो है फाइंड की है, और मैंने आपको बताया भी है कि हाई एंड लो पॉइंट मेथड हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 4250, पहले वेरिएबल रेट निकालेंगे, फिर टोटल कॉस्ट अंडर 600 यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो 4250 फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, देख लें 4250 डी आंसर। ठीक है जी, आगे जी, बाय आर सर्विस कॉस्ट सेंटर्स पोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ठीक है जी, टू एक्ट एज ए चेक ऑन सर्विस सेंटर मैनेजर्स, बिल्कुल नहीं, टू असर्टेन वेदर सर्विस सेंटर्स आर कॉस्ट इफेक्टिव, नहीं, टू इंश्योर द सर्विस सेंटर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस, फिर टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस सेंटर, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बेटा सर्विस सेंटर कॉस्ट तो मिनिमाइज नहीं कर सकते, सर्विस सेंटर की कोई कॉस्ट होती ही नहीं है, तो हम सर्विस सेंटर की कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि असल में कॉस्ट होती ही प्रोडक्शन पार्ट में, ताकि सेलिंग प्राइस फाइंड कर सके। तो इसका आंसर है टू इंश्योर द सर्विस सेंटर कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस, सी आंसर है सी। रेडी हो गया, अच्छा जी आगे देखते हैं। द फॉलोइंग डाटा वर अवेलेबल फॉर ए डिपार्टमेंट फॉर जुलाई, डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए, मशीन आवर दिए हुए, ओवरहेड दिए हुए, व्हाट वाज द ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स फॉर जुलाई, कैलकुलेट करना पड़ेगा ना आपको, तो कर लेते हैं। ये आयशा सिर्फ आपके लिए मैं कर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट में बहुत दफा बात करता हूँ, ऐसी है ना। एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे कितने अगर आप देखें तो वो है 41950, 41950, ठीक है जी, और डिफरेंस किसका निकालते हैं हम इसके साथ, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने हैं जी, एक्चुअल आवर्स इनटू ओएआर, एक्चुअल आवर्स हमारे कितने हैं, लेकिन ओएआर तो भी निकाला नहीं है, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, मशीन आवर्स लेंगे या कौन से लेंगे, फॉर डिपार्टमेंट फॉर जुलाई, व्हाट वाज द ओवर अंडर एब्जॉर्ब फॉर जुलाई, डायरेक्ट लेबर आवर्स भी दिए हुए, मशीन आवर्स भी दिए हुए, और ओवरहेड्स भी आपको दिए हुए 499200। सबसे पहले हम ओवरहेड निकाल लेते हैं ओएआर। अच्छा अब बात ये है कि सर, सवाल ये उठता है कि सर इसके अंदर जो ओएआर निकालना है हमने, सर वो हम किससे निकालेंगे, यानी किससे निकालने का मेरा मतलब है कि मशीन आवर यूज करेंगे या लेबर आवर यूज करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट है, जिस जिस बेस से आप ओएआर निकालने हैं उससे ही मल्टीप्लाई करना है। आप कोई भी बेस यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा क्या ऑप्शन था कि जिस डिपार्टमेंट में जो चीज ज्यादा इस्तेमाल हो रही है हम वो यूज करेंगे।
अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहा है कि मशीन आवर ज्यादा यूज हो रही है, इसका मतलब है ये कैपिटल इंटेंसिव डिपार्टमेंट। तो इसमें हम ओ आर निकालेंगे मशीन आवर्स के थ्रू। तो बजटेड ओवरहेड कॉस्ट कितनी है बेटा, 4,80,000, ये लिखी हुई है ना, डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स कितने हैं, 60,000। तो आपके पास ओ आर का आंसर आ जाएगा मशीन आवर्स के थ्रू। और मशीन आवर्स के थ्रू इसलिए निकालना है कि वो कैपिटल इंटेंसिव है, 8 पर आवर आ जाएगा। अब एक्चुअल मशीन आवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 60900 को मल्टीप्लाई कर देंगे ओ आर के साथ, 8 के साथ, तो आपके पास एब्जॉर्ब ओवरहेड्स का आंसर आ जाएगा। 487,200। तो ये मैंने गलत लिखा है असल में, छोटी सी गलती होगी मुझसे, कोई बात नहीं। ये जो अमाउंट मैंने लिखी है, ये अमाउंट थोड़ी गलत हो गई। एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे कितने दिए हुए हैं, अगर आप गौर करें जी, 499,200। मैंने वो आवर्स ले ली थे गलती से, कॉस्ट चाहिए ना, कॉस्ट लिखिए, डिफरेंस निकाल लेंगे इसका, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। डिफरेंस निकाल लें, अंडर 12,000 अंडर एब्जॉर्ब आपका आंसर आ जाएगा जी। तो इसका आंसर क्या है बेटा, 12,000 अंडर एब्जॉर्ब, डी आंसर। ठीक है जी, तो हमने आंसर निकाल लिया 12,000 अंडर एब्जॉर्ब, हमने सॉल्व कर लिया। देख लें इसमें कोई मसला तो बताएं, वरना मैं आगे चलूँ। ओके हो गया जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें वो कहता है 25, विच स्टेटमेंट अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग आर करेक्ट, इट कैनॉट बी यूज्ड एज ए बेसिस टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। ये सही है गलत है, मार्जिनल कॉस्टिंग ऑलवेज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन। वो लिखा हुआ इट कैनॉट बी यूज्ड, it can be used to calculate contribution. It is used for decision making, yes. It recognizes the importance of fixed cost. ये भी सही है, ठीक है जी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 और 3 हमारा आंसर आ जाएगा, 2 और 3, बी जो है, इट रिकॉग्नाइजेज द, मेरा ख्याल है 2 ओनली आंसर, इट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करती है, इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करती है, किसमें, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट को शामिल करती है। तो इसमें इट इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका आएगा, और 2 ओनली जो है वो आपका सी आंसर इसमें जो है वो बनेगा। ठीक है जी, ये हमने सॉल्व करके जो है वो 26, कंपनी विथ फिक्स कॉस्ट ऑफ 50,000 एंड ए कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ 40% मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। वट आर द टोटल कॉस्ट, कह रहे टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है आपको। टोटल कॉस्ट क्या होती है बेटा, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करनी है, देखें कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है वो 40% है, और आपका प्रॉफिट कितना है, 30,000। तो मैं कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूँ बेटा, कंट्रीब्यूशन में निकाल लूंगा, कैसे सर करता हूँ। कंट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपको। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, 50,000, प्लस प्रॉफिट, रिवर्स जा रहे हैं ना, रिवर्स जाते हुए फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा कितना, 80,000। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो जो है वो आपकी 40%, ठीक है जी, यानी 40% जो है, दैट इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, सेल्स का इंटू 40% जो है वो बराबर किसके हैं, 80,000। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है ना 80,000, चलिए वैसे लिख लें, ये लें, कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, यही होगा ना, वो बराबर है 80,000 की, और वो बराबर है 40%। ऐसे कर लेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सी ओवर एस इज इक्वल टू क्या है, तो 40 है। ठीक है जी, अब हमें सी पता है, सी कितना है हमारा, कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा, 80,000 डिवाइडेड बाय एस नहीं पता, इक्वल टू 40। एस वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 80,000 डिवाइडेड बाय 40, आपकी सेल्स आ जाएगी, कितनी आती है, 80,000 डिवाइडेड बाय 40, सिंपल 40, हाँ जी, 80,000। ये कुछ गलती हुई है, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स 40% नहीं आएगा, 0.4 आएगा।
ये जो अमाउंट मैंने लिखी है ना, ये 0.4 आनी है, 40% है ना, सेल्स का 40% 80,000, सेल्स क्या आ जाएगी आपकी 80,000 डिवाइडेड बाय 0.4, जी कितना आएगा 2 लाख। ठीक है जी, तो सेल्स आपकी 2 लाख आ गई है। आपको पता है सेल्स क्या आपकी बनेगी, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट आपका सेल्स होता है। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, सेल्स इज इक्वल टू क्या है जी, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी बराबर आ जाएगी सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख माइनस 50,000, 1,20,000, 1,20,000 टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं। वो हमारी टोटल कॉस्ट पूछ रही है। कंट्रीब्यूशन हमारा 80,000 आ गया, तो 1,20,000 हमारी आ गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ से अगर मैं निकालूं, सेल्स कितनी है 2 लाख माइनस 50,000, 1,20,000, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कितनी बेटा 50,000, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 1,70,000 आपकी आ जाएगी टोटल। दोबारा रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल था। कहता है फिक्स कॉस्ट 50,000 है और आपका जो प्रॉफिट है वो 30,000 है, और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 40%। अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की। कंट्रीब्यूशन मैंने निकाल लिया 80,000। अब वो कहता है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, यानी सेल्स का 40% जो है वो कंट्रीब्यूशन है, सेल्स का 40% कंट्रीब्यूशन है, तो सेल्स आपके पास आ गई 2 लाख। अब सेल्स अगर आपकी 2 लाख की है, कंट्रीब्यूशन 80,000 है, तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स कॉस्ट आती है, वेरिएबल कॉस्ट आती है 1,20,000। 1,20,000 में आप ऐड कर देंगे 50,000, तो आपके पास 1,70 आ जाएगी टोटल कॉस्ट। वैसे भी निकाल सकते हैं, देखें सेल्स कितनी है एमन 2 लाख, सेल्स 2 लाख है ना, तो आपका प्रॉफिट कितना है 30,000, तो 2 लाख माइनस 30,000, तो 170 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसे भी निकाल सकते हैं, उसमें वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों शामिल हो जाएंगे। 2 लाख में से अगर 2 लाख में से आप माइनस कर देंगे 30,000 का प्रॉफिट, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,70,000। आगे कहता है जी कि व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल assumption मेड इन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यूनिट फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, assumption नहीं है। यूनिट सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट, ये assumption है। यूनिट फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, ये गलत है, ए आंसर है। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट, ये भी सही है। यूनिट्स प्रोडक्शन और सोल्ड आर सेम, ये भी सही है। तो 27 का आंसर है ए। कैसे सर, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती, सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज नहीं होती, यूनिट्स प्रोड्यूस और सोल्ड सेम होते हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं है। वो कह रहा है यूनिट फिक्स कॉस्ट इज कांस्टेंट, ये गलत है। तो ये assumption जो है वो गलत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 27, the actual output for a business is lower than forecast, which cost would normally still be the same as forecast। ये आसान है, ये आप लोग बताएं क्या आंसर होगा इसका, आराम से टाइम लेके बताएं मुझे, इसका आंसर हमारा जो है वो क्या है। सी। श्री, कौन बता रहे हैं, किसने बताया? सर। किसने बताया जी? सर मैंने अली मैंने? तमरी से। कौन मैंने भाई, मुझे भी तो बता दो कौन है। अली, अच्छा ठीक है। जी सर। ये बेटा सही आंसर है। देखिए क्योंकि जब आपकी एक्चुअल आउटपुट कम होगी ना, लोअर लोअर होगी देन फोरकास्ट, उसका मतलब क्या होगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो चेंज होती है बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज नहीं होती। प्रोडक्शन के बढ़ने या कम होने से टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज नहीं होती। यही तो assumption है मार्जिन कॉस्टिंग कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी सेम रहती है। 2 एंड 4 हमारा आंसर है। A manufacturer produces a single product. The following information is available: selling price per unit DVA, variable cost, fixed cost. There are plans to reduce the selling price by $3
per unit and to reduce variable cost by $1 per unit. Fixed cost will remain unchanged but with a new break even point. यानी नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो? तो बेटा सबसे पहले हम इसमें चेंजिंग लेके आते हैं और हम देखते हैं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। सेलिंग प्राइस कहता है $3 पर यूनिट से हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो 14 माइनस 3 कर देंगे, सेलिंग प्राइस अब कितनी हो जाएगी आपकी 11। वेरिएबल कॉस्ट कहता है $1 पर यूनिट से वो भी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 7, है ना। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा अब आपका 4 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कहता है सेम है, वो चेंज नहीं हो रही, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या आ जाएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट जी 24,000। मैं ना, ये तो निकल रहा हमारा आंसर सी है। मैं इसको सवाल को चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में चेंज क्या है, चेंज देखने के लिए मुझे पुराना ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है। 14 माइनस 8 कितना आएगा 6, और फिर 96,000 को हम डिवाइड किसे कर देंगे 6 से, तो ये कितना आ जाएगा 16,000। तो चेंज कितना आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट में, 8,000 से ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्या हो गया, बढ़ गया। ये भी सवाल आ सकता है, वो क्या कहते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट, तो फिर आप लिखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट विल इंक्रीज बाय 8,000, 8,000 से बढ़ जाएगा। सही है, किसी को मसला है तो बताएं, ओके है। कटी, a company has recently introduced a system of budgetary control. Workers have given the following reasons for failing to achieve the budget target. We need more training. The budget is unrealistic. The budget needs to be changed to reflect actual conditions. Which reason should be considered when evaluating a worker's performance? सारे ही आएंगे, ये आंसर 1, 2 एंड 3। इसलिए कि वो कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग की भी जरूरत है, दूसरा बजट जो बनाया है वो इतना स्ट्रिक्ट है कि हम उसे ऑक्युपाई नहीं कर सकते, तो अनरियलिस्टिक है। तो बजट नीड्स टू बी चेंज टू रिफ्लेक्ट एक्चुअल कंडीशंस। वो कहते हैं जी बजट जो है वो एक्चुअल जो प्रिवेलिंग कंडीशन है उस पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो एक्चुअल कंडीशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो हम कैसे उसको अचीव करेंगे। 1, 2 एंड 3 हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने अपना पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हमारा था ये 24 12 का, मई जून 2012 का ये हमारा पेपर था। मैंने आपसे कहा था कि पेपर जो है वो सॉल्व करें 16 17 18 19 के, तो मुझे लग रहा है आप कर नहीं रहे, तो काइंडली वो सॉल्व करें और मुझे भेजें, या उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो मुझसे डिस्कस करें, ठीक है ना। ये काम जो है बड़ा जरूरी है। और अब देखिए ये एमसीक्यूज मैं करवाना चाह रहा हूँ आपको, वैसे ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैं दोबारा से बस ठीक। ऑन 1 दिसंबर a company statement of financial position include the following। ऑर्डिनरी शेयर दिए में 5 ईच का। बेटा याद रखिएगा जब आप कोई भी शेयर इशू करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है। तो आप 25 लाख को डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे कितने, 5 लाख। 5 लाख आपके नंबर ऑफ शेयर आ गए। अब कहता है ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड आप पेड कर रहे हैं 0.15, तो कितना आ जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.15, ये आपका आ जाएगा 75,000। ये आप ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड पे कर रहे हैं कितना 75,000। फिर बोनस शेयर आप इशू कर रहे हैं, वो कितने हैं 25,000। बट इसकी अमाउंट कैसे निकलेगी 25,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे पर शेयर वैल्यू से, और वो कितनी है 5, ये आ जाएगा 1,25,000 के आप बोनस शेयर इशू कर। What was the balance on revenue reserves and capital reserves accounts after these transactions? बेटा रिटेन अर्निंग 7,10,000 में से आप 75,000 जो है माइनस कर देंगे किस चीज का, डिविडेंड जो आपने पे किया उस चीज का, और शेयर प्रीमियम जो 8,50,000 है इसमें से आप 1,25,000 माइनस कर देंगे बोनस शेयर्स का, क्योंकि बोनस शेयर जो है वो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व में से इस्तेमाल यूज की जाते हैं, यानी शेयर प्रीमियम में से, और बाकी जो अमाउंट बचेगी वो रिटेन अर्निंग में से हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, जो कि ये आपका आएगा 7,25,000 और 6,35,000। सी आंसर 6,35,000 और 7,25,000। रिटेन अर्निंग 6,35,000 की रह जाएगी, और जो शेयर प्रीमियम है
तो 7,25,000 का रह जाएगा, ये भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। इंशाल्लाह कल फिर 7 बजे हम पूरा पेपर एक और सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे। और टाइम पे सारे हैं, ओके। आज मैंने कम पढ़ाया कोई